जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी मेरे जितने भी भावी अभ्यर्थी हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, सभी लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में मैं आत्मा सिंह तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइएगा, सब लोग आ जाओ भाई। और सभी लोग आकर के फिर से एक बार आपके लक्ष्य बैच के अंतर्गत जो चल रही सीरीज है हिंदी की, हिंदी सुपर प्रैक्टिस बैच, इसको आप लोग अपना देख लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें हिंदी बताया गया है। जितना भी, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, अदरवाइज यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, जैसा अभी मुझे कल जानकारी मिली कि स्टोनो की वैकेंसी आ गई है ना, या स्टोनो के फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। अभी तो काफ़ी प्रोसीजर है, उसमें शॉर्ट लिस्ट होना है, कई सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आ गया है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बाकी चाहे वो उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्जाम होगा जिसमें हिंदी पूछी जाती होगी, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाभदायक ये वीडियो होने वाला है। आज 3 तारीख है, आपको ध्यान देना है। आज 3 तारीख है, कल 4 तारीख है, परसों 5 तारीख है, और 5 तारीख को शिक्षक दिवस है। और शिक्षक दिवस के दिन मैंने आप लोगों से बताया है कि 5 तारीख को पत्थर गिरजाघर में, घर के पास 11 बजे जो मेरे शिक्षक साथी हैं, खासकर बीएड बैकग्राउंड से, उन लोगों से आह्वान है कि वह सब लोग जाकर के अपने अधिकारों के लिए सरकार से याचना, प्रार्थना, मांग करेंगे कि आप हमें कहीं ना कहीं जगह दीजिए, आप रास्ता निकालिए। ठीक है, मैं इसलिए आह्वान कर रहा हूं क्योंकि ये किसी के अधिकारों की बात है। कोई मेरी इन बातों से आहत ना होगा, चाहे वो बीटीसी हो, अदरवाइज कोई भी सेक्टर हो, मैं सबके साथ हूँ। बस बच्चों के द्वारा ये कहा जाता है कि सर आप थोड़ा सा बच्चों से आह्वान कर दीजिए, सब लोग आएँ, नहीं तो हम लोग बेरोजगार हैं, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो इसलिए मैं आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ और सबसे आह्वान कर रहा हूँ कि जो उस बैकग्राउंड के हैं, बीएड बैकग्राउंड के, वो तो जाएं ही जाएं, अदरवाइज जिनको लगता हो कि उनके साथ अन्याय हुआ है, वो लोग भी उनके सहयोग में कृपया उनके साथ पहुंचे। और कहीं ना कहीं सरकार को इनके विषय में, इन बेरोजगार लोगों के विषय में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतना पढ़ लिख करके अगर वो लोग बेरोजगार बैठे रहे तो बहुत समस्याएं उनके जीवन में आ जाएंगे। ठीक है, चलिएगा, याद रखिएगा 5 सितंबर, समय 11 बजे, पत्थर गिरजाघर और बालसन चौराहा, दोनों जगह पर ये महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। ओके, चलिए लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम इसको। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें दिया गया है, पहला शुरुआत में पैराग्राफ दिया गया है। ठीक भाई, देखो पैराग्राफ में क्या दिया गया कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना। इसके अंतर्गत 5 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 5 क्वेश्चन है। गद्यांश को पढ़ो। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। वैसे भी प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है, जो बोलते हैं वो गलत करते नहीं। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थिति, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, और ना वेद को श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना अंजील से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। जीवन के आरण्य मतलब जंगल होता है, में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। ध्यान दीजिएगा, ये पैराग्राफ आपके सामने दिया गया है। इस पैराग्राफ को आप अच्छे से रीड करिएगा, अच्छे से इस पैराग्राफ को आप लोग पढ़ लीजिए, और बहुत बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। ये आचरण से संबंधित है। देखो दिया है ना, आचरण प्रभाव है, और यहाँ कहा गया चाहे जितना वो कर लीजिए, आचरण का रोग प्रत्यक्ष होता है। सब कुछ देखिएगा, ये आचरण के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे बाबू? देखो बताता हूँ, ये आ गए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने ये रहे, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चनों को, ज़बरदस्त तरीके से, बेहतरीन क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? प्रेम की भाषा है। प्रेम की भाषा कैसी है ना?
प्रेम की भाषा कैसी है, आप लोग देखिएगा, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ दिख रहा होगा जरूर। प्रेम की भाषा कैसी है आपको बताना है भाई, प्रेम की भाषा कैसी होती है इसको बताना है। तो आपने पीछे पैराग्राफ में क्या पढ़ा है कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम की भाषा शब्द रहित है। बहुत सिंपल सा, मैंने इसीलिए कहा कि आप जबरदस्त तरीके से इसको पकड़ के चलें, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चनों के जवाब देना है। यत्न से आशय है, यत्न का मतलब होता है प्रयास, याद रखना। यत्न का तात्पर्य क्या होता है? प्रयास से होता है। यत्न का तात्पर्य क्या होता है? प्रयास से होता है। आगे क्या दिया है? यत्न से आशय क्या होता है? अरे इसमें आंसर भी तो लिखा है, प्रयास से होता है। यत्न का आशय प्रयास से। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? अब बताओ गद्यांश के अंदर किसकी महिमा का वर्णन है? आप लोग बताइए, इसको पढ़ करके खुद सोचिए कि प्रेम की भाषा शब्द रहित, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थित संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यान से गढ़ा जा सकता है और ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना अंजिल से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यान के यत्न से, मौन व्याख्यान के यत्न से, ध्यान दीजिए, मौन व्याख्यान के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। तो बाबू इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ये शुरुआत में ही दिया है कि सर ये आचरण के विषय में बात कर रहा है। किसके विषय में बात किया है? आचरण के विषय में बात किया है। अब गद्यांश का प्रमुख शीर्षक क्या हो सकता है बताइएगा? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? आचरण का। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? प्रेम की भाषा, जीवन का आचरण, सच्चा आचरण, मौन व्याख्यान। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मेरे दोस्त वही हो जाएगा, सच्चा आचरण। क्या हो जाएगा यहां पर? सच्चा आचरण इसका जवाब हो जाएगा। आगे है अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मैंने आपको बताया अरण्य मीन्स क्या होता है? जंगल होता है। अरण्य मीन्स क्या होता है? जंगल होता है, या कह सकते हैं अरण्य जो है जंगल की पर्यायवाची होती है। ओके चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गई होगी बात। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगले को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, इसका जवाब दीजिएगा सब लोग, सभी लोग इसका जवाब करेंगे भाई। कहता है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? 9 2 11 का मतलब क्या होता है? सरपट भागना, सरपट भगाना, जीड़ना, जागना। तो भैया कहते हैं 9 2 11 हो गया, चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया, कोई आदमी मेरी साइकिल लेके फुर्र हो गया, 9 2 11 हो गया। मतलब 9 2 11 का मतलब क्या होगा? सरपट भागना, भगाना नहीं, सरपट भागना होगा। ठीक है, सरपट क्या होगा? भागना होगा। ओके, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो अब दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो देखिए जर्मनी का है, तुर्की का है, अरबी का है, फारसी का है। तो याद रखिएगा उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। तो अब आप मुझे यहाँ पर बताओ कि तुर्की के अंतर्गत और कौन से भाषा ऐसी हैं, शब्दावली ऐसी है जो हमारे यहाँ बोली जाती है, उपयोग की जाती है। जैसे कहते हैं तमगा, क्या बोलेंगे? जैसे बोल दिया तमगा, जैसे बोल दिया तोप, क्या बोला? जैसे तोप बोल दिया। और क्या? लाश हो गई, लाश को भी बोला जाता है, तलाश को भी बोला जाता है, तलाश भी होता है। ये तुर्की शब्द है सब, है ना। बेगम हो गया, बेगम हो गया, सुराग हो गया, ये सब क्या है? ये सब के शब्द तुर्की वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। ये तुर्की वर्ड है। जैसे कहते हैं सुराग मिल गया, बेगम, तलाश, लाश, तोप, तमगा, बहादुर, ये भी क्या होते हैं? ये सब के शब्द क्या होते हैं? ये तुर्की वर्ड होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई इसी चीज़ को पूछ ले कि फारसी कौन से होते हैं, तो फारसी में देखिएगा आदमी हो गया, फारसी में कौन होगा? आदमी हो गया, है ना। उम्मीदवार हो गया, उम्मीदवार हो गया, कमर हो गया,
ये सब क्या है, ये सब फारसी वर्ड है, ठीक है। आदमी, उम्मीदवार, कमर, ये सब क्या है, फारसी वर्ड है। और इसको ध्यान रखना, खर्च है, गुलाब है, चश्मा है ना, खर्च है, खर्च, गुलाब, चश्मा, ये सब याद रखना। ये सब क्या है, आपके फारसी वर्ड है जो हमारे हिंदी में समाहित है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले सर तुर्की शब्द कौन कौन से होते हैं, तो तुर्की को भी आप काफ़ी चीज़ों को उपयोग करते हो। जैसे तुर्की में सबसे पहले अरबी में सबसे पहले आपको बता दूं, अरबी में सबसे पहले आपका आ जाता है औरत, आ जाता है, औरत आ गया, अदालत आ गया, औरत आ गया, अदालत आ गया। और इसमें देखिएगा तनख्वाह आ गई, क्या, तनख्वाह, कहते हैं मेरी तनख्वाह आ गई, है ना, तो ये तनख्वाह हो जाती है। इसी तरह से तारीख आ जाती है, क्या, तारीख आ जाती है, तारीख भी क्या होती है, ये इस तरह से ये क्या है, अरबी वर्ड है, ठीक है। तो तुर्की हो गए, तुर्की वर्ड ये है, वो आपके फारसी है, ये अरबी है। तो हमारी भाषा में, हिंदी भाषा के अंदर बहुत सारे इस तरह के जो विदेशी भाषा हैं उनका उपयोग किया जाता है। ओके, चलो बाबू आगे देखते हैं। पक्षी के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो देखिएगा क्या है, विहग है, विहंगम है, खग है। विहाग है, विहाग, ये तो होंगे नहीं, ये तीनों गलत है भाई, तीनों गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, विहंग, विहंगम, खग। अब इसके बाद देखिए पक्षी के और कई सारे आपके पर्यायवाची मिलेंगे, जैसे पतंग मिलेगा, क्या मिलेगा, पतंग मिलेगा, चिड़िया मिलेगा, क्या मिलेगा, पतंग मिलेगा, चिड़िया मिलेगा, ये पर्यायवाची है इसके। द्विज मिलेगा, क्या मिलेगा, द्विज है, अंडज है, ये सब क्या है, ये पक्षी के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। शकुनी है, परिंदा है, पखेरू है ना, परिंदा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, परिंदा भी बोलते हैं, परिंदा हो गया, पखेरू हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची, सब मेरे दोस्त, सब के सब ये पक्षी की पर्यायवाची होती हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, इसको ध्यान से देखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले को क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द के विपरीतार्थक को चुनना है। हर्ष के विपरीत को चुनना है। अब बताओ हर्ष का विपरीत शब्द क्या होगा। हर्ष मतलब खुशी होता है, विषाद मतलब दुख होता है, तो हर्ष का विपरीत क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। मोती का तत्सम क्या होगा, मोती का तत्सम मौक्तिक होता है बाबू, मोती का तत्सम क्या होता है, मौक्तिक होता है। ध्यान देना, हर्ष का विषाद हो गया, मोती का मौक्तिक हो गया, ठीक है। ये ट्रिपल एक्स लिखा है, रेखांकित चिन्ह कौन सा है, तो बाबू जहां खाली स्थान होता है इसी तरह से होता है। तो यहां पर देखो क्या है, लोप सूचक है, स्थान सूचक है, टीका सूचक है या समाप्ति सूचक चिन्ह है। तो बाबू याद रखना ये क्या होता है, लोप सूचक होता है। ये क्या होता है, ये लोप सूचक होता है, बताता है कि इस खाली स्थान में क्या भरा जाए, बताइए, ये लोप सूचक होता है, ठीक है। आगे देखना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसको ध्यान से पढ़ो। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 12, इसको ध्यान से पढ़ना है। क्या कहा गया इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपके साथ क्या डिस्कस किया गया, इसको बताइएगा। लोप सूचक है, मैंने बताया है। आगे देखो, उपमा के 4 अंग में से किसी एक के ना होने पर भी उपमा अलंकार होता है, उसे क्या कहा जाता है। अब बताओ, उपमा के मतलब उपमा के 4 अंगों में से कोई एक अंग अगर नहीं भी होता है तो भी वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अनुपमा, उपमा, लुप्तोपमा, पूर्णोपमा। तो आप बताओ मुझे इसमें क्या हो जाएगा आंसर, तो इसमें मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, लुप्तोपमा हो जाएगा। जैसे पीपर पास सरिस मंडोला, ये आपका उपमा होता है। जब उपमेय में उपमान का आरोप होता है तो उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिएगा ये क्या हो जाता है, ये लुप्तोपमा कहा जाएगा इसको, कि उपमा के 4 अंगों में किसी एक के ना होने पर भी उपमा अलंकार होता है, उसे क्या कहते हैं, लुप्तोपमा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहेंगे उसको, लुप्तोपमा कहेंगे। ठीक है, चलिए
अगर एक उदाहरण आपको देखना पड़े तो मैं आपको बता सकता हूँ इसको, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। इसका उदाहरण जैसे सुंदर ज्यों, देखिएगा सुंदर ज्यों, लोग तो उपमा का उदाहरण है दे रहा हूँ, सुंदर ज्यों चंद यहाँ, सुंदर ज्यों चंद। अब देखिएगा, अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है, चंद को मुख माना है ये, लेकिन मुख को इसने लोप कर दिया है। सुंदर जो चंद, यहाँ उपमेय मुख का लोप है, यहाँ पर उपमेय कौन सा है, मुख है, यहाँ पर उपमेय कौन सा है, मुख है ना। और इसका क्या कर दिया गया है, लोप कर दिया गया है, लोप, सॉरी ध्यान देना, यहाँ पर उसका लोप कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, सुंदर ज्यों चंद, अब मुख तो बोला नहीं गया, लेकिन ये कहा किसके लिए गया, मुख के लिए ही कहा गया है, लेकिन मुख उपमेय को क्या किया गया है, यहाँ पर लोप कर दिया गया है। ओके, चलिएगा अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, चलिए कोई ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, कहता है होनहार वीरवान के होत चीकने पात, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। होनहार वीरवान के होत चीकने पात, है ना। तो बताओ, होनहार बालक सुंदर होता है या सुंदर बालक होनहार होता है। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, होनहार बालक सुंदर नहीं होता। तो मेरे दोस्त, होनहार बालक के बचपन से ही गुण दिखाई पड़ने लगते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहता है जीतने की इच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जीतने की इच्छा के लिए, अगर जीतने की इच्छा है आपके किसी युद्ध को या किसी भी क्षेत्र में जीतने की अगर आपकी लालसा है, आपकी इच्छा है, तो उसके लिए एक आंसर, एक शब्द होगा जिगीसा। क्या होगा, जिगीसा एक शब्द हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, 16, यस। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है ये, कहता है गर्दन झुकना, मुंह फेरना आदि किस प्रकार का अनुभव है। गर्दन झुकना, मुंह फेरना किस प्रकार का अनुभव है। सात्विक अनुभव है या वाचविक अनुभव है, नहीं भाई नहीं। आहार्य है, नहीं। ये कायिक अनुभव होता है। कैसा अनुभव होता है, ये कायिक अनुभव होता है। गर्दन झुकना, मुंह फेरना कायिक अनुभव है, क्योंकि ये शरीर के द्वारा की गई चेष्टाओं को कायिक अनुभव कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, शरीर के द्वारा की गई क्रिया को कायिक अनुभव कहा जाता है। ओके, शरीर के द्वारा की गई क्रिया को कायिक अनुभव कहा जाता है। आगे कौन सा है, रत्नाकर का संधि विच्छेद बताइए। रत्नाकर का संधि विच्छेद बताइए। तो रत्नाधन कर, रत्न धन आकार, रत्न प्लस आकार, है ना, आकार, और रत्नाधन कर रतिधन आकार। तो बाबू इसमें क्या होगा, इसमें पहला आपका ऑप्शन होगा रत्न धन कार आकार, आकर, है ना, आकर। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, आ है, छोटा आ है, और इसमें बड़ा है। अब ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएंगे, बड़ा। ये दीर्घ स्वर संधि है। अब इसमें देखिएगा क्या बन जाएगा, ये रत्नाकर बन जाएगा, रत्नाकर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रत्नाकर बन जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया है अगला क्वेश्चन, क्या कौन सा वर्ण स्पर्श दंत सघोष तथा अल्प प्राण है। अब बताइएगा। अब यहाँ पर पहले सघोष और उसको जानना आपको जरूरी है, फिर ये तो हम जान लेंगे स्पर्श और दंत को। पहले सघोष क्या होगा, तो सघोष क्या क्या होते हैं। ये सघोष होता है जैसे वर्ड का तीसरा, चौथा और पांचवा शब्द, ये सघोष होते हैं।
अल्प प्राण क्या होता है? अब अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो अल्प प्राण होता है 135, मतलब तीसरा और पांचवा जो है, मतलब तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। ये दो चीज तो क्लियर हो गई आपकी, है ना, तीसरा और पांचवा। तो देखिएगा इसमें तीसरा या पांचवा ही आंसर होगा, जो तीसरा शब्द, पहला तो ये है, पहला शब्द है ये तो, सॉरी पहला वर्ण है ता, ये तो होगा नहीं। ठीक है, धा, धा कौन सा आता है? त थ द धा, ये पांचवा और चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण है, तो अगर ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि अल्पप्राण नहीं है ये। आगे देखिएगा द, त थ द, अच्छा 3 नंबर में आ गया, ये भी है और ये सघोष भी है, स्पर्श भी है और दंत भी है। बिल्कुल सही बात, इसमें आंसर आ जाएगा आपका क्या? द आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? क्योंकि देखिए ये होता है सघोष या घोष, का खा क्या होते हैं वो हो जाता है, मतलब किसी भी वर्ण में, किसी भी वर्ग के प्रथम 2 वर्ण, किसी भी वर्ग में, जैसे का से लेके पा तक के वर्णों में जो वर्ग हैं उनमें जो प्रथम 2 वर्ण होते हैं उनको हम अघोष कहते हैं और बाकी के 3 वर्णों को हम सघोष या घोष कहते हैं। इसी तरह से अल्प प्राण महाप्राण में है तो पहला तीसरा और पांचवा ये होते हैं अल्प प्राण, दूसरा और चौथा होते हैं महाप्राण। ठीक है, चलिएगा बाबू ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहा, जबरदस्त क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगला क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 में, इसको ध्यान से देख लेना आप लोग। कहता है उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग ना लगा हो? तो देखो ये विचार है, वी को हटा देंगे अगर तो ये क्या हो जाएगा? 4 बन जाएगा, दोनों सार्थक हो जाएंगे। हार को वी हटा करके प्लस हार कर देंगे तो भी सार्थक हो जाएगा। वी को हटाकर कार कर देंगे तब भी ये सार्थक हो जाएगा। सार्थक हो रहे हैं ना? तो यहाँ पर ये सब में लगा है आपका उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगता है, लेकिन इसमें से वी को हटाकर और यहाँ पर ये लिख दीजिए, क्या पढ़ेंगे इसको बताइए? नहीं पता ना? तो इसका मतलब यही एक ऐसा शब्द है जो क्या होता है, ये आपका कैसा होता है? ये आपका ऐसा होता है कि ये इसमें उपसर्ग नहीं लगा होता। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, इसमें उपसर्ग नहीं लगा होता है। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, है ना, थोड़ा पानी पी लें हम। चलेगा, अब आगे देखते हैं। तो इसमें उपसर्ग नहीं है, वित्तीय में उपसर्ग नहीं लगा हुआ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए अगले क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, अगले क्वेश्चनों को आप देखेंगे भाई, अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, इसको पढ़िए पहले। क्या कहा है? बोला है कि, क्या बोला? कि एक राम घनश्याम हित, क्या बोला है? एक मिनट रुकिए। एक मिनट एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप बताओ इसमें अलंकार कौन सा है? एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, तो इसमें मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। और आप लोगों के हिसाब से कौन होगा? आप लोग इसका जवाब मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा हो जाएगा। ठीक है, रूपक अलंकार क्या होता है? जब उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, जब उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, उपमान का रूप मान लिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, है ना, जैसे कहा गया राम है उसी तरह घनश्याम उनके जगह पर है, या घनश्याम को राम, राम को घनश्याम, चातक तुलसीदास। ठीक है, आगे देखिए श्लेष क्या होता है? ये क्या होता है? श्लेष अलंकार, ये एक शब्द पर कई शब्द चिपके होते हैं, ये श्लेष होता है, चिपकना होता है। उपमा, जब उपमेय में उपमान का आरोप होता है या उपमान होता है, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, है ना, उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में अगर आपको जानना है तो उपमेय में उपमान की संभावना की जाए,
जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जब उपमेय में क्या किया जाए, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उपमान की संभावना की जाए, संभावना की जाए तो वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षालंकार होता है। और हमारे समाज में सबसे ज्यादा इसी का होता है। कहते हैं मान लो भाई कि ऐसा है, तो यहां पर ये निशानी है उत्प्रेक्षा की, मानो, है ना। कहा गया, क्या कहा गया उत्प्रेक्षालंकार में, इस कान मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, और मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, मानो, मानो, जानो, ये जो होता है ये सब क्या होते हैं, इसके निशानी होते हैं उत्प्रेक्षालंकार के। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए क्या एक शब्द होगा, अनुपम होगा। क्या होगा, अनुपम होगा। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनुपम होगा। लेकिन याद रखिएगा मेरे दोस्त, जो अल्पज्ञ होता है ये क्या होता है, थोड़ा जानने वाला, जो थोड़ा ज्ञान रखता है, थोड़ा जानने वाला होता है, जानने वाला, उसे क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है। अनुयायी क्या होता है, जो पीछे पीछे चलने वाला होता है, पीछे पीछे चलने वाला उसे क्या कहते हैं, अनुयायी कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। तो चर्मोत्कर्ष, ये तो शुद्ध है भाई, चर्मोत्कर्ष बिल्कुल। वांगमय, वाक धनमय, वांगमय। ठीक। पुनरुत्थान, ये भी सही है। हिरण्यकश्यपु, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता, हिरण्यकश्यपु नहीं होता। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है हिरण्यकशिपु। क्या होता है, हिरण्यकशिपु होता है। इसका मतलब ये वर्तनी अशुद्ध है, ये शुद्ध होगी। हिरण्यकशिपु ये शुद्ध होगा। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 22, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखना है। इसका आंसर ये बताया मैंने, ठीक है, और इसका आंसर तो आपको अनुपम बताया था मैंने। चलिए आगे देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब आपको बताना है शासन क्या विशेषण होता है, अनुशासन क्या विशेषण होता है, अनुशंसा क्या विशेषण है, अनुशासित। देखिए, जब किसी चीज़ की कोई विशेषता बताई जाए तो वो विशेषण होता है। भाई कोई कर्ता होगा, कोई कर्म होगा, किसी का कोई ना कोई विशेषता बताई जाएगी। जैसे आत्मा सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो अच्छा पढ़ाना क्या है, अच्छा क्या है, अच्छा आपका विशेषण हो जाएगा। कर्ता कौन है, आत्मा है, कर्म क्या है, पढ़ाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, शासन। अब शासन कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। अनुशासन, ये भी उसी तरह से है। अनुशंसा, कौन किसकी अनुशंसा कर रहा है, कुछ नहीं पता। लेकिन अनुशासित ये सबको होना चाहिए, ये आपका विशेषता होनी चाहिए, ये है विशेषता अनुशासित। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लेके आपको चलता हूँ। ये 23 क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने, ध्यान से देखिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। चलिए बताइए। सभी लोग इसका जवाब दें भाई, सब लोग इसका जवाब देंगे। चलिए बताइए। कहता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देव देवी ये तो सही है, मामा मामी ये भी सही है, कांत कांति ये क्या होता है भाई, ये नहीं सही भाई, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल नहीं सही है। गधा गधी ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा कांत कांति का जोड़ा स्त्री पुल्लिंग लिंग का सही नहीं है। अब आगे दिया निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। कल भी मैंने बताया, आज फिर बता रहा हूँ, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है ना। विवश रस का क्या होता है, विवश रस का होता है घृणा या जुगुप्सा। क्या जुगुप्सा होता है, ये किसका, ये विभत्स रस का। भयानक का क्या होता है, भय होता है। क्या होता है, भय होता है। भक्ति रस का क्या होता है, आप बताओ भाई, भक्ति रस का क्या हो जाता है। तो भक्ति रस का भक्त देव रति होता है। क्या होता है, भक्ति देव रति होता है, मतलब प्रभु के प्रति प्रेम होता है ना, ये भक्ति रस होता है।
चलिए बहुत बढ़िया। आगे, हिंदी भाषा के कौन सी लिपि में हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो बताइए, गुरुमुखी, बंगाली, देवनागरी लिपि, तमिल लिपि। तो आप सब जानते हैं मेरे दोस्त कि जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ओके, चलिएगा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, क्या बात है। आगे देखो, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अगला वाला ध्यान से देखिएगा, है ना, अच्छे से देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया, छंद के खालिस्तान, छंद के विषम चरणों में 13, मतलब पहला और तीसरा, पहला और तीसरा जो चरण है, हाँ चाचा प्रणाम, जी जी चाचा जी, ठीक ठीक ठीक। हाँ देखिए, कंटिन्यू, ये आगे देखिएगा यहाँ पर। तो मैंने क्या कहा कि खालिस्तान छंद के विषम चरणों पर 13 तथा सम चरणों पर 11। तो 2 और 4 में 11, और पहले और तीसरे ये विषम है, इसमें कितना 13, जिसमें ये मात्राएं हों उसको क्या कहा जाता है बताओ? जिसमें पहले और तीसरे में क्या है 13, और दूसरे और पहले में, दूसरे और चौथे में कितने कितने हैं? पहले और दूसरे में, पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं हों, उसको क्या कहा जाता है? तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, इसको दोहा कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, विषम मात्रिक 13 है, सम मात्रिक 11 है, तो इसको क्या बोलते हैं? दोहा बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? दोहा बोलते हैं। हरि गीतिका में क्या होता है देखिएगा, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। ओके, और देखिएगा यहाँ पर कि सोरठा में क्या होता है? सोरठा दोहा का जस्ट विपरीत होता है। सोरठा जो होता है दोहा का जस्ट उल्टा होता है, मतलब इसका विषम जो होगा, विषम, जी, जो विषम पंक्ति होगी उसमें 11 और सम पंक्ति में 13 होंगे। मतलब पहले 11, फिर 13, फिर 11, फिर 13। मतलब ये दोहा के जस्ट क्या हो जाएगा? विपरीत होता है सोरठा। ठीक है, रोला क्या होता है ये बताओ भाई? रोला में क्या होता है? इसके प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं? 11 और 13 मात्राएं होती हैं। कितनी? 11 और 13 मात्राएं होती हैं। 13 मात्राएं, और पूरा कितना होता है? 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 24 मात्राएं। बीच में अर्धविराम होगा, उसके बाद होता है। ठीक है, ये रोला हो जाता है। तो आप देखिए, अगर इसके विषय में कुछ मैं आपको बताना चाहूँ तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक दोहा है, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई। तो इसको आप लोग ध्यान से लिखाना नहीं है, लेकिन आप सुन लीजिए बस। और जा तन की छाई परे, श्याम हरित दुते होई। तो अब यहाँ पर ये क्या है? दोहा। लेकिन आपको केवल मात्राएं याद रखना है। 11, 13 जो मात्राएं, 11, 13 ये मात्राएं, मतलब विषम जो है उसमें 11, सम में 13। और दोहा इसका जस्ट अपोजिट होगा। विषम में 13 और सम में 11 मात्राएं होंगी। हर गीतिका में 28 मात्राएं होंगी। रोला में 11 और 13 मात्राएं होती हैं पंक्ति में, और पूरी एक पंक्ति के अंदर 24 मात्राएं पाई जाती हैं। ओके, चलिएगा आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला, ध्यान दीजिए इस पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, इसको आपको बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलो। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? अब आप मुझे बताओ। चूर्ण, चूना का चूर्ण होता है, चूना ना, तो ये क्या होता है? क्या तत्सम है, तद्भव है? ये सर तत्सम है। छिद्र, छेद का छिद्र होता है, तो ये क्या है? ये भी सर तत्सम है। ज्ञान, ज्ञान तो तत्सम है ये अपने आप में। ज्ञानी बाबा ज्ञान सिखाओ, पढ़ लिख कर विद्वान बनाओ। छत क्या होता है? छत ये आपका तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव है। क्या है ये तद्भव है। छत आपका क्या होता है? तद्भव होता है। ओके, चलो। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, नहीं करता हूँ,
आप लोग करती हूँ जो करती हूँ वाले वो करती हूँ कर लें, और जो करता हूँ वाले वो करता हूँ कर लें। ठीक है, करता हूँ रेखांकित शब्द में, क्योंकि हमें केवल चरण कमल को ध्यान देना है, तो इस चरण कमल में कौन सा समास है। मैंने कई बार कहा कुछ सब भुला देना, इतना याद रखना, कर्मधारय जो होता है वो कारक चिन्हों पर चलता है। तो ये चरण कमल क्या है, प्रभु श्री राम के चरण, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय कर्ण से द्वारा चतुर्थे संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होना खष्टे संबंध काके की सप्तमी अधिकरण में पर काके की खष्टी। ध्यान देना, पहले रामचंद्र जी के, फिर चरण कमल उनके चरणों में, है ना, उनके चरण कमल के समान है। उनके चरण कैसे हैं, कमल के समान है। अब उनके चरण अगर कमल के समान है तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, ये कर्मधारय हो जाएगा। देखो क्या होता है, ये संख्यावाची होता है, हमने कई बार बताया है, ये संख्यावाची होता है दिगो। और आप जैसे लिखेंगे त्रिभुवन, आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, जैसे त्रिभुवन हो गया, और इसके बाद नवरात्रि, क्या बोलेंगे आप, नवरात्रि आप बोलेंगे, या पंचानन बोलेंगे, पंचानन बोलेंगे। मतलब जो भी संख्यावाची होगा वो क्या होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, द्वंद्व मैं बता चुका, अव्यवी में अव्यय प्रधान होता है, या अव्यय पहले लगा होगा या पहला पद प्रधान होगा, वही अव्यवी भाव समास होगा। ठीक है, निम्न में अव्यय कौन सा है, तो भारत कोई अव्यय तो है नहीं, श्याम भी नहीं, दक्षिण भी नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है। आह क्या है, अव्यय है। आह क्या है, अव्यय है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 29 रहा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर इधर 30 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं और इसको बताते हैं आपको क्या दिया। OYCCIO, थोड़ा सा और नीचे आ जाए बस। हाँ देखना, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। अब आपको ये बताना है वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके आंसर का आकांक्षी है, आप लोग अपना जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को स्वातंत्र ऐसे लिखा जाता है क्या, बताइएगा। स्वातंत्र ऐसे लिखा जाता है, स्वातंत्र ऐसे लिखा जाता है, या स्वतंत्र ऐसे, या स्वतंत्र ऐसे लिखा जाता है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये वर्तनी शुद्धिकरण में गलती बहुत होती है, करना नहीं। जहां पर इस तरह से लिखे हो दो तो वो सही हो जाता है, जैसे स्वास्थ्य है ना, स्वतंत्र है ना, ये सब क्या होता है, ये होगा, बी नंबर होगा। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, किससे आपको प्रेरणा मिल रही है, बताओ। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है, समझना, बुलवाना, बैठना या सुनना, किससे प्रेरणा मिलेगी। देखिए बिल्कुल अप्लाई करिए इसको अपने जीवन में। हिंदी पढ़ना नहीं है, हिंदी सीखना है। तो बताइए प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी, किससे आपको प्रेरणा मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा, सब लोग इसका जवाब दीजिएगा। सभी लोग इसका जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 31 का। तो बताइए प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, बुलवाना। किसी को बुलवाना प्रेरणार्थक क्रिया होती है, किसी को बुलवाना। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, अब आप मुझे बताओ। शासकीय पत्र के विषय में कौन सा कथन गलत है, आप मुझे बताएंगे तुरंत। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, ये तो हर कोई लिखता है, ये बिल्कुल सही बात है, लिखा जाता है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती नहीं, तिथि यहाँ नहीं लिखी जाती भाई, तिथि नीचे लिखी जाती है। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, जी बिल्कुल सेवा में है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय है ना लिखा जाता है ना। और यहाँ पे पत्रांक संख्या होता है। पत्र के बाईं ओर सेवा, अच्छा संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है जी, संबोधन महोदय, महोदय भी तो ऐसे लिखते हैं ना, महोदय, महोदय लिख के आज लिखते हैं। सविनय निवेदन है कि प्रार्थी को आज बहुत तेज बुखार आ गया, उसके पेट में दर्द था, इसीलिए प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करते हैं कि कृपया आज कल परसों 3-4 दिन की छुट्टी दे दें। ये नहीं बता रहा कि टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं,
कह रहे हैं 4 5 6 दिन की छुट्टी दे दें ताकि मैं स्वस्थ हो सकूं। आपका आज्ञाकारी शिष्य आत्मा सिंह, है ना। तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये होगा संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। चलिए हो गया ये, आगे देखते हैं। क्वेश्चन और है क्या इसमें भाई? एक क्वेश्चन और है छोटा सा, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिएगा, छोटा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है। पूछा है विसर्ग, क्या पूछा है इसमें? हाँ, इसमें पूछा है, इसमें सही क्या गलत क्या है? पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, यही गलत है, ये वाला इसका आंसर होगा। आगे, कौन सी विसर्ग संधि नहीं है? अब आपसे पूछे, वाह विसर्ग संधि कौन सी नहीं है? क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से अच्छे से पढ़ के इसका जवाब देना है आपको। कौन सा विसर्ग संधि नहीं है बताइएगा, बताओ बताओ बताओ। शिरोमणि, मनोनयन, संतोष, बहिष्कार, वही धन अस्कार, बहिष्कार, मनोनयन, मनाधन योग, शिरोमणि, है ना, शिरोधन मणि, शिरोमणि। संतोष क्या होगा? सम धन तोष, सम धन तोष। तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा बाबू? ये व्यंजन संधि होगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। संतोष व्यंजन संधि है, क्यों पता है? क्योंकि माँ का अनुस्वार हो जाएगा, संतोष हो जाएगा, या क्योंकि ये पहले का अंतिम हो जाएगा तो संतोष हो जाएगा। ये संतोष हो गया, ये ना के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये संतोष हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? संतोष हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे देखिए, चलिए मथुरा लेके चलता हूं आपको, मथुरा घुमा के लाता हूं, ठीक है। चलेंगे मथुरा? चलते हैं भाई। कहा गया मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? अब बताओ मुझे बाबू, ये कल भी क्वेश्चन इस तरह का आया था, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आप लोगों का जवाब आना चाहिए। कल आया था ना एक क्वेश्चन जिसमें कन्नौजी, ब्रजभाषा, अवधी और पहाड़ी भाषा था। ऑप्शन याद है? पहाड़ी गढ़वाल में ब्रजभाषा, मथुरा वृंदावन, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कौन सा अध्याय? 34 अध्याय समाप्त। अब आगे कथा को सुनिए आप लोग। सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? मराठा क्षेत्र में बोला जाता है, मारवाड़ी मेवाड़ में बोला जाता है। सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सवैया एक मात्रिक छंद है, इसके चरण 22 से 26 वर्णों तक के होते हैं। सुंदरी सवैया का एक प्रमुख भेद है, ब्रजभाषा का या बहु प्रचलित छंद है। अब आपको बताना है कौन सा कथन इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 में कौन सा क्वेश्चन गलत है बताइए। सवैया के संदर्भ में देखिए, सवैया एक मात्रिक छंद है, बताइए। एक मात्रिक छंद नहीं होता, ये वर्णिक छंद होता है। सवैया क्या होता है? वर्णिक छंद होता है, ध्यान रखिएगा, वर्णिक छंद होता है। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं सब, तो ये वाला क्या हो जाएगा? इसका गलत है। इसके चरण में ये सब बाकी और सब ठीक है। ये सब मात्रिक छंद की जगह क्या हो जाएगा? वर्णिक छंद होता है। मात्रिक छंद की जगह क्या होगा? वर्णिक छंद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, इसको ध्यान से देखिएगा क्या कहता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है दिए गए विकल्पों में सही का चयन करना है। बताओ, धन के, अब बताओ, धन के खाली स्थान में आज भी कुछ लोग खाली स्थान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं बताओ? भ्रष्टाचार, धन के भ्रष्टाचार में आज भी कुछ लोग हरिश्चंद्र बन जाते हैं। बताइए, हो सकता है? नहीं। देखो आगे देखो, धन के बंधु में आज भी कुछ लोग मर्द बन जाते हैं। बताइएगा आगे, धन के राष्ट्र में आज भी कुछ लोग वीरता बन जाते हैं। धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। बताओ, आप बताओ, कोई तुरंत उपयोग करके बताओ इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा 36 का आंसर बताओ क्या होगा? बताओ भाई। लालच, बहुत बढ़िया, लालच और जयचंद बिल्कुल सही आंसर है भाई। यहाँ लालच हो जाए आपके अंदर तो आप जयचंद बनने में देर नहीं करेंगे। जयचंद, जिनका बेचारों का जयचंद नाम होगा दुखी हो जाते होंगे ना, क्यों घर वाले रखवा देते हैं उनका नाम जयचंद, ठीक है।
देखो क्या दिया, धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। जय हिंद जय भारत। आगे देखिए भाई, बहुत ज़्यादा इस पर एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आने लगे फ़ोन मेरे पास, बोलते निकल बाहर, कहाँ है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों का सहयोग है तो मैं डरता नहीं किसी से। फिर आप लोगों का सहयोग अगर रहा तो मैं किसी से नहीं डरता। फिर चाहे जितने जयचंद आ जाए, है कि नहीं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 37, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 को देख लीजिए। चलिए कोई ना, देखो इसको, यहां दिया क्या है, निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। संयुक्त वाक्य कौन सा है बताओ। वह आदमी मुझे बुलाता है, कौन बुलाया है पता करो उसको, है ना। नौकर मालिक बन जाता है, ये तो संयुक्त वाक्य नहीं है भाई। बुरा ना माने तो एक बात कहूं, ध्यान देना। उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी। क्या, कौन सा गम था इसको बेचारे को, ना इसको नींद आती थी ना तो इसको भूख प्यास लगते थे। वो कौन सा गम था इसे। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, जो संयुक्त वाक्य की बात कर रहा है। ना नींद आए, इसमें देखिए 2 कर्म होने चाहिए, ध्यान देना हमेशा। जब संयुक्त वाक्य होगा तो 2 कर्म होगा, द्विकर्मक होगा संयुक्त वाक्य। ना नींद आती है ना तो भूख और प्यास लगती है। और जब ये इस तरह की कंडीशन आपकी भी हो जाए तो समझ लेना कि आपकी दुर्दशा होने वाली है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ना तो उन्हें ना तो भूख लगती है ना तो प्यास, ये संयुक्त वाक्य है। अब बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, तो यहां पर याद रखना ये आपका हो जाएगा मिश्रित वाक्य। और नौकर मालिक बन गया, ये हो जाएगा आपका साधारण वाक्य। आगे बढ़ेंगे। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह, ये तो दुनिया जानता है। अरे कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती अरे ना काहू से बैर, है ना। बीजक किसकी है, कबीरदास जी की है। किसकी, सूर्य सूर्य तुलसी ससी उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहां तहां करहि प्रकाश। देखिए सूरदास, सूरसारावली, बहुत सारे, तुलसीदास रामचरितमानस, है ना। इस तरह से मलिक मोहम्मद जायसी की भी कई सारे पुस्तकें, पद्मावत ऐसे करके, है ना। इनकी पद्मावत है ना जायसी जी की, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए भैया थोड़ी से रुक जाओ राजा। क्वेश्चन नंबर 39-40, बस बस बस, रुक जाओ। अरे रुको जरा, सब्र करो भैया, ले घूम लो। हाँ, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है बताओ। ऑफिसर, अथॉरिटी, लॉर्ड और प्रॉपर्टियर, है ना। क्या होगा इसमें, प्राधिकारी के लिए सटीक शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी के लिए सटीक शाब्दिक अर्थ हो जाएगा अथॉरिटी। कहते हैं लिखा होता ना अथॉरिटी सिग्नेचर, तो उसमें आप लिख दीजिएगा हमेशा मेरा नाम। यस, अथॉरिटी सिग्नेचर किसका है, अथॉरिटी मेरा है ना। आप लोगों का भी हो सकता है, प्रोपराइटर नहीं, ऑफिसर, ये तो ऑफिसर है। इनमें से बहुब्रीहि समास कौन सा है, अरे भैया जो दोनों का महत्व ना दे, जो दोनों को बिल्कुल लील जाए, खा जाए, बर्बाद कर दे, केवल अपना तीसरा अस्तित्व दिखाता रहे, वही बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। मतलब 2 शब्दों के मिलन से तीसरा कोई निकले, मतलब उनका दोनों का कहानी खत्म, तो वो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बताओ, कुसुमायुध, चौराहा, चौराहा, ये तो द्वंद्व आ जाए, अरे वो दिगु आ जाएगा। महात्मा, महान आत्मा, नील गगन, कुसुमायुध। अब आप लोग इसका जवाब सब लोग खोज करके दीजिएगा। आप देखिएगा, कुसुमायुध ये कामदेव को कहा गया। किसको कहा गया, ये कामदेव को कहा गया। कुसुम का मतलब क्या होता है, कुसुम का मतलब मेरे दोस्तों क्या होता है, इसका जवाब दीजिएगा। कुसुम का मतलब होता है पुष्प। कुसुम का मतलब क्या होता है, पुष्प। पुष्प जिसके आयुध हो, पुष्प जिसके आयुध हो उसे कामदेव कहा जाता है। बताओ, पुष्प भी गायब, आयुध भी गायब, बचा कौन,
कामदेव, है ना। कहते हैं बड़े सुंदर थे, लोग उन पर मोहित हो जाते थे, है ना। अब पता नहीं, हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन ऐसा सुना गया हमारे द्वारा, हमने भी सुना है। नील गगन महात्मा गांधी। ये रहे आज के क्वेश्चन। आप लोगों को सेशन कैसा लगा, आप लोग कमेंट में अपने प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही मेरा मोटिवेशन होता है। आप लोग सभी लोग सेशन को लाइक जरूर किया करिए मेरे दोस्त, क्योंकि लाइक करते हैं तो इसके बाद पता चलता है कि हम में कितनी कमियां हैं या क्या अच्छाइयां हैं। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, हाथ जोड़कर निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करिए, बताइए कि वहाँ चलेंगे तो बढ़िया तरीके से पढ़ पाएंगे, है ना। और मैं आप निश्चित रूप से आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करवाता हूँ और करवाता रहूँगा, कंटिन्यू करवाता रहूँगा। ट्रस्ट में ज़रूर मुझ पर विश्वास करिए। और हाँ, एक बार फिर से जो बीएड वाले हैं उनके लिए ये ज़रूर बताऊँगा कि 5 सितंबर को 11 बजे पत्थर गिरजाघर और बालसन चौराहा जाना ना भूलें, ठीक, क्योंकि अधिकारों की लड़ाई है, फंडामेंटल राइट्स की। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। मेरे सभी दोस्तों को आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते लिखते रहिए, आनंद से रहिए। चलिए, ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।